कौन से आम गलतियां हैं जो कि पेशेंट्स करते हैं इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इसको प्रेस करना है, कितनी देर सांस रोकनी है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। इन्हेलर के अलावा और क्या क्या लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। अब जो नई डिवाइसेस या टेक्निक्स आ रही हैं उसमें रोटा कैप्स आ रहे हैं। पेशेंट एजुकेशन जो है वो इन्हेलर के इस्तेमाल के लिए कितना ज़रूरी है। Assalamu alaikum. Welcome to another episode of our podcast from शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। मैं हूं साइमा। व्यूअर्स, हर साल 5 मई को वर्ल्ड एस्थमा डे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल का मेन थीम ये है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलर्स फॉर एस्थमा पेशेंट्स, जो कि वक्त की एक अहम ज़रूरत है और प्रिवेंटेबल डेथ्स को कम करने में एक मददगार साबित होती है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के 2 सीनियर फार्मासिस्ट को। हमारे साथ हैं मिस सदफ नाज, जो कि चार्ज फार्मासिस्ट हैं होम केयर फार्मेसी, और हमारे साथ हैं फरहान जिलानी साहब, जो कि मैनेजर एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी हैं। तो आइए इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। फरहान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलर्स, इससे क्या मुराद है? देखिए, हमारे जो जैसे कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि दमा जो है ये आपके पूरा निज़ाम तनफ़ुस है, उसके अंदर एक सूजन हुई होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हुई होती है, जिसकी वजह से दमा का एक अटैक हो रहा होता है या अस्थमा का अटैक हो रहा होता है। तो इसके लिए वह सूजन को कम करना ये आपका फौरी टारगेट होता है कि जी इसको कम किया जाए ताकि आपका एयरवे क्लियर हो सके। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा वो है जो कि उससे इन्फ्लेमेशन को इमीडिएटली कम कर रही होती हैं, और कम होने से आपका एयरवे क्लियर होना शुरू हो जाता है और सांस लेने में आसानी होना शुरू होती है। तो इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं कही जाती हैं। मिस सदफ, ये बताइएगा एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलर्स की जब हम बात करते हैं तो इनका इस्तेमाल जो है वो किस सिचुएशन में किया जाता है और इनका सही इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये तो ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू पेशेंट डायग्नोसिस डिपेंड करता है, क्योंकि ये विदाउट डॉक्टर अप्रूवल जो है प्रिस्क्रिप्शन के ये डिस्पेंस नहीं भी हम करते। और दूसरा सेकंड ये कि उसके लिए प्रॉपर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है। पेशेंट अपने ओन पे ये मेडिसिन नहीं यूज़ कर सकता। सेकंड जो आपने बात की कि ये कितना ज़रूरी है, ज़ाहिर है इसका जो सर ने भी अभी बात की कि क्योंकि ये उन पेशेंट्स को हम जो दवाइयों की अगर इन्हेलर की बात करें तो 2 तरह के इन्हेलर्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं। एक रिलीवर होते हैं जो फ़ौरी इफ़ेक्ट देते हैं, जो फ़ौरी अचानक किसी को अगर एस्मेटिक अटैक आया उस वक्त उन्होंने हेल्प की और फ़ौरी उनको आराम आ गया। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलर्स की अगर हम बात करें तो ये इसके लिए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है, ताकि वो जो उसका बीमारी है उसको रोक सके और उसका जो है जो ट्रीटमेंट है उसको फ़र्दर होने से बचाया जा सके। तो ये इसका इस्तेमाल अगर हम गलत टेक्निक बताएंगे, पेशेंट को प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, पेशेंट को उसके बारे में नॉलेज प्रॉपर नहीं होगी, तो ऑब्वियसली फिर वो इफ़ेक्ट नहीं आ सकेगा। दवा का प्रॉपर इस्तेमाल पेशेंट के सांस के ज़रिए अगर पूरी मिकदार उसके फेफड़ों तक, सांस की नाली तक नहीं पहुंचेगी, तो इसका मतलब उसको वो जो अमाउंट है, उसके जो पैसे हैं वो भी ज़ाया होंगे, और दूसरा जो है कि उसका जो दमा है वो बेसिकली वो ट्रीट नहीं होगा और वो ट्रिगर ही रहेगा। राइट। फरहान साहब, ये बताइएगा कि जो पेशेंट एजुकेशन जो है वो इन्हेलर के इस्तेमाल के लिए कितना ज़रूरी है, और एज फार्मासिस्ट हमारे यहाँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आप लोग किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं कि पेशेंट को सही एजुकेशन जो है वो दी जाए इन्हेलर के इस्तेमाल के हवाले से? जी, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इन्हेलर का इस्तेमाल या उसे सही से इस्तेमाल ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इन्हेलर का इस्तेमाल है खुद है। क्योंकि अगर हम इन्हेलर को सही तरीके से ना इस्तेमाल करें तो उसका बाज़ औक़ात फ़ायदा के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो इन्हेलर का हमें इसमें एजुकेशन के उसे इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं कि अगर उन्होंने कोई इन्हेलर ले लिया तो जब भी उन्हें हल्का-सा सांस के अंदर मसला शुरू हुआ वो उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। उसका भी नुकसान हो सकता है, उससे ड्रग की ओवरडोज़ हो सकती है। फिर इसके अलावा अगर वो सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे, जैसे वो सांस को जब अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, उस वक़्त की बजाय जैसे वो सांस को बाहर निकाल रहे हैं, उस वक़्त उसे आप वो इन्हेल करें। तो उस वक़्त फिर वो बजाय इसके कि फ़ायदा होने के, उन्हें एक फ़ॉल्स इंप्रेशन मिलता है कि उन्होंने इन्हेलर इस्तेमाल कर लिया, जबकि दवा अपनी जगह पे पहुँच ही नहीं रही होती।
तो इसलिए उसकी पूरी गाइडेंस ख़ासतौर पर अब जैसे नई डिवाइसेस आई हैं जिसमें रोटा कैप्स हैं, इसके हवाले से कि जी रोटा कैप्स के लिए नेबुलाइज़र इस्तेमाल होना है, उसे कैप्सूल के अंदर को हमने किस तरीके से डालना है और उस कैप्सूल को किस तरह इन्हेल करना है। ये पूरी एक एजुकेशन है जिसके सही समझना पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है और सही बताना फार्मासिस्ट के लिए भी ज़रूरी है। तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जैसे आपने अभी दूसरा क्वेश्चन किया था कि ऐसे हम कैसे-कैसे करते हैं, तो इसमें हम 2-3 तरीके से इसमें इन्हेलेशन डिवाइस जितनी भी होती हैं, वो चाहे हम पेशेंट को डिस्चार्ज के वक़्त पे या वो हमारे पास ओपीडी काउंटर पे आता है, दोनों जगहों पे हम उसे उसके लेबल के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि दवा खाने के लिए नहीं है बल्कि ये इन्हेल करने के लिए है और फिर पेशेंट को पूरी तरीके से हम उसे इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं और एजुकेशनल ब्रोशर भी उसके साथ हम उसे दे रहे होते हैं जिसके अंदर पूरी तफसील लिखी है और उसके पेशेंट और केयर गिवर को एक 1-to-1 कन्वर्सेशन के अंदर फार्मासिस्ट उसे पूरी तरह उसे रहनुमाई भी दे रहा होता है। मिस सदफ, ये बताइएगा जो पेशेंट्स डिस्चार्ज होके घर जाते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे आपका डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट करता है कि वो दवाई का सही इस्तेमाल करें, और ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उसके केयर गिवर्स जो हैं उनको भी एजुकेट करना जो है वो आप लोग किस तरह से करते हैं? ठीक है, थैंक यू। अगर हम डिस्चार्ज पेशेंट्स की बात करें या जो भी ट्रांजिशन ऑफ केयर से रिलेटेड जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उनके लिए हमारे मैंडेटरी स्टेप्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो हमने उसकी रिव्यू, उसका प्रिस्क्रिप्शन का लाजमी देखना है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब हुई हैं वो अप्रोप्रिएट हैं नहीं है। सेकंड जो मेन स्टेप्स हम देख रहे होते हैं वो मेडिकेशन रिकंसिलिएशन पे हमारा बहुत फोकस होता है, क्योंकि ये उससे ऑल्दो कि ये पेशेंट की हेल्थ और सेफ्टी से रिलेट होता है और ये मैंडेटरी पैरामीटर है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पेशेंट की एजुकेशन और काउंसलिंग है, और यही जो है वो उसके तमाम जो हेल्थ आउटकम्स होते हैं, इफ़ेक्ट होता है उसको जो है बेहतर बनाने में इम्प्रूव करता है। अगर हम प्रॉपर एजुकेट नहीं करेंगे, जिस तरह आपने बात की कि पेशेंट के साथ उसके केयर टेकर्स की, क्योंकि जो डिस्चार्ज पेशेंट होते हैं वो किसी न किसी क्रॉनिक इलनेस या डिजीज़ से सफ़र करके अभी डिस्चार्ज हो रहे होते हैं और उनकी घर पे डायरेक्ट कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती। फर्दर वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनके घर के ऊपर उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने में बेहतर हो सकती हैं। उसके साथ-साथ जब हम उनको रिव्यू करने के बाद हमारे 3 मैंडेटरी जो बेसिक चीज़ें हैं कि पेशेंट के लेबल्स के ऊपर हम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रॉपर लेबल्स मार्क कर रहे होते हैं। सेकंड, हम उन पेशेंट्स के लिए कोई एजुकेशनल ब्रोशर या मटेरियल होता है वो भी उनको साथ प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड जो है वो जो हमारे ऑक्सिलरी लेबल्स होते हैं जो पेशेंट को अलर्ट देते हैं। फ़र्ज़ करें कोई मेडिसिन ऐसी है जो ओरली यूज़ नहीं करनी या इनहेलर है उसको कैसे यूज़ करना है, उसको रखना कैसे है, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रिटन भी होती है और उनको हम वर्बल कम्युनिकेट भी करते हैं और फिर उनसे ये तमाम इंस्ट्रक्शन को दोबारा से एक तरह से हम उनसे रिकन्फर्म भी कर रहे होते हैं कि जो चीज़ हमने उन्हें गाइड की है वो प्रॉपर्ली उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है या नहीं। फरहान साहब, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें, हर दवा के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो रिपोर्ट करना कितना ज़रूरी होता है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना जो है वो कितना अहम है? अच्छा, ये बहुत दिलचस्प सवाल है क्योंकि एक आमतौर पे ये एक तासुर पाया जाता है कि जो इन्हेलर है इनके कई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, ये लोग इसके आदी बन जाते हैं। इस तासुर को हमें ज़ाइल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जो इन्हेलेशन डिवाइस हैं इसमें दवा की बहुत कम मिकदार इस्तेमाल हो रही होती है और वो कम मिकदार भी आपकी जो जनरल सर्कुलेशन है उसके अंदर नहीं जा रही होती, बल्कि उसका लोकलाइज्ड लंग्स के अंदर ही इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल के रहनुमाई के साथ इस्तेमाल किया जाए और पूरी डोज़ में इस्तेमाल किया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर है। लेकिन ज़ाहिर है हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसके साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है। तो कहीं भी अगर ऐसी कोई एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, जैसे कोई पेशेंट का मुँह का ज़ायका चेंज होता है या उसे इस्तेमाल में कहीं मुश्किल हो रही होती है, तो हम पेशेंट को भी ये पूरी तरह एजुकेट कर रहे होते हैं कि जी वो जैसी कोई ऐसी चीज़ हो, वो हमें बताएँ। और इसके साथ जो पेशेंट हमारे पास फ़ॉलो-अप विज़िट पे आ रहे होते हैं, तो हम उनसे भी पूछ रहे होते हैं कि जी इन्हें दवा के इस्तेमाल में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? अगर वो बताते हैं तो हम उन्हें उसके हवाले से रहनुमाई भी बताते हैं और यही चीज़ अगर फार्मेसी के इल्म में आती है, तो हम डॉक्टर से भी डिस्कस करते हैं कि जिन पेशेंट के साथ ये मसाइल आ रहे हैं। तो इसकी अगर रिपोर्टिंग होती है और पेशेंट बताता तो वो उसके लिए उसके नेक्स्ट जो केयर प्लान है उसमें बहुत आसानी हो जाती है कि उसे अगर दूसरे पे चेंज करना है तो वो किया जा सकता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, फरहान साहब ये बताइएगा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे करते हैं कि वो अगर बेटर फील करते हैं तो वो इस्तेमाल छोड़ देते हैं, जबकि डॉक्टर ने जो शायद प्रिस्क्राइब 1 मंथ के लिए या जिस तरह भी है ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए की होती है। ये हमने नॉर्मल अपनी सोसाइटी में ये देखा है कि अगर पेशेंट बेटर फील कर रहा है तो वो छोड़ देता है, तो इसका भी नुकसान होता है कितना? जी बिल्कुल, इसमें अगर हम इसे मज़ीद क्लासिफ़ाई कर लें तो इसमें 2 किस्म की दवाएँ आ सकती हैं जो इन्हेलेशन डिवाइसेज़ के अंदर। एक वो है जो आपको एक्यूट अटैक से बचने के लिए डॉक्टर दे रहा होता है। उसके लिए हिदायत भी ये होती है कि अगर आपके पास कोई एक इमीडिएटली किसी ऐसी जगह से आप एक्सपोज़ हो रहे हैं या कोई जो जिसकी वजह से वो एलर्जी पोटेंशिएट हो रही है, तो इसको इस्तेमाल करना है। उसके लिए कहा लिखा भी यही जाता है कि आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करनी है अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा हो। उसके इसमें सॉरी मैं आपकी बात काटूँगी, जैसे पोलन एलर्जी या इस तरह के पेशेंट्स होते हैं तो जी। उनके लिए क्या इसी तरह की चीज़ रिकमेंडेड होती जी है? बिल्कुल, कि पोलर एलर्जी के लिए जब इस्तेमाल की जाती है तो वो एक अमूमन देखा जाता है कि कुछ ख़ास जगहों पे जाने से वो एलर्जी एकदम ज़्यादा होती है। इंक्यूबेट होती तो उसके लिए बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है कि जी अगर जब आपके ऊपर एक्यूट अटैक हो रहा, उस वक़्त आप उसे इस्तेमाल करें, जनरली आप इसे इस्तेमाल ना करें। है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो रेगुलर इस्तेमाल की होती हैं। उसके लिए बाकायदा डॉक्टर की तरफ से भी और फार्मासिस्ट की तरफ से भी यही रहनुमाई दी जाती है कि जी इसे आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है। उसमें नागा जो है सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर सकता है, इसलिए उसमें बिल्कुल भी नागा नहीं होना चाहिए जब तक कि डॉक्टर की बाकायदा हिदायत ना हो कि जी अब आप इसे बंद कर दें या इसे किसी और पे स्विच कर दें। तो उसका बाकायदा इस्तेमाल बहुत अहम है। अच्छा, आप दोनों काफ़ी अरसे से इस प्रैक्टिस में हैं, फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि वो कौन से आम गलतियाँ हैं या फिर कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि पेशेंट्स करते हैं, जो कि नुकसानदेह हो सकती हैं जब वो इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं? मैं आप दोनों से पूछूँगी। अच्छा, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमने भी ऑब्ज़र्व की हैं, जो रूटीन में और फिर पेशेंट को बता रहे होते हैं कि जो जिस तरह सर ने भी पहले बात की कि प्रॉपर दवा को नहीं ले रहे होते। जो टेक्निक्स उन्हें समझाई जाती हैं या जो डेमॉन्स्ट्रेट की जाती हैं, वो आधी दवा ले लेंगे और आधी जो है वो मिक़दार वहीं रह जाएगी। इन्हेल का जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है कि आपने कैसे इसको प्रेस करना है, कितनी देर साँस रोकनी है, वो कहीं न कहीं मिस हो जाता है, जिस वजह से फ़र्दर जो है वो पेशेंट को प्रॉपर डोज़ नहीं मिल पाती और फिर पेशेंट ये समझता है कि हमें तो इस दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है। जबकि जब इसको देखा जाता है, बाद में उनको चेक किया जाता है, तो उसका पॉसिबल यही आउटकम आता है कि पेशेंट ने इस टेक्नीक को गलत यूज़ किया है, जिसकी वजह से उसको ये फ़र्दर इशू जो है वो सामने से उसको आया है, ठीक है। तो मेन जो है वो यही है कि पेशेंट की जो है दवा आधी रह जाती है, मिक़दार अक्सर जो नेबुलाइज़र्स भी यूज़ करते हैं, उनके कैप्सूल में पाउडर पूरा इन्हेल नहीं हो पाता और वो वैसे ही आधी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये वो कॉमन एरर्स या मिस्टेक्स हैं जो पेशेंट के इस एंड पे हमें नज़र आती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फिर उन्हें गाइड भी कर रहे होते हैं, उन्हें बता भी रहे होते हैं कि आपने जो है वो कितनी देर तक आपने किस तरीके से होल्ड करना है, कैसे साँस लेना है। तो बेसिकली जो इन्हेलर्स या डिवाइसेस है, इसका प्रॉपर टेक्निक्स और इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है। और ये अगर ना हो तो फिर इसमें ज़्यादातर जो ऑब्ज़र्व कॉमन चीज़ें देखने में आई है वो अडेरेंस इश्यूज़ भी होते हैं, कंप्लायंस इश्यूज़ भी होते हैं। तो टाइमली जैसे-जैसे एज़ अ फार्मासिस्ट हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें फिर एजुकेट भी कर रहे होते हैं और गाइड भी कर रहे होते हैं और इससे नुकसान ज़ाहिर है पेशेंट का ही होता है। उनको ये समझाया जाता है कि अगर आपकी दवाई पूरी नहीं जाएगी तो ये आपको फ़र्दर फ़ायदा देने के बजाय आपकी कंडीशन और वर्स हो सकती है। फरहान साहब, अब आप जी, बताइए। एक और किस्म की गलतियाँ जो हमारे यहाँ आम देखने में आई हैं, वो उसके स्टोरेज से रिलेटेड है कि जब दवाओं को हम घर पे रख रहे होते हैं इन्हेलेशन डिवाइसेस को, क्योंकि ये इन्हेलेशन डिवाइसेस अमूमन वो डिवाइसेस हैं जो एक से ज़्यादा दफ़ा आपने उसी डिवाइस का इस्तेमाल करना होता है। तो इसको इसकी सही क्लीनिंग, इसे प्रॉपर्ली रखना या इसे किस स्टोरेज कंडीशन पे रखना है, कुछ कुछ ऐसे इन्हेलर हैं जिसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना होता है और उसे इस्तेमाल के बाद उसकी शेल्फ़ लाइफ़ भी वो नहीं होती जो उसके ऊपर लिखी होती है, बल्कि उसे इस्तेमाल के बाद उसे 1 महीने के अंदर आपने इस्तेमाल करना होता है या 28 दिन के अंदर। तो उससे अगर आपने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया और उसके बाद उसे 28 दिन के से ज़्यादा वक़्त के लिए फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके भी नुकसान हो सकता है। या अगर आपने उसे फ्रिज के अंदर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर नहीं रखा, तब भी उसका नुकसान हो सकता है। या अगर आपने उसे किसी आम जगहों पे, जैसे आपने अपने पेन रख रहे होते हैं या कीज़ रख रहे होते हैं गाड़ी की, उस तरीके से आप उसे इन्हेलेशन डिवाइस को अगर आप रख रहे हैं और वो पूरी तरह साफ़ नहीं है, तो वो भी अपने साथ बहुत सारे बैक्टीरिया कैरी कर सकते हैं, जो कि आपके सीधे लंग्स में जा रहे होंगे। तो इसलिए उसकी क्लीनिंग, उसका प्रॉपर स्टोरेज
ये घरों के अंदर इसके हवाले से भी हमें ज़रूर पेशेंट को बताना भी चाहिए और पेशेंट को खुद भी उस पर ख्याल रखना चाहिए। तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सप्लेन करते हैं? जी बिल्कुल, हम हमारे ब्रोशर के अंदर भी उसकी स्टोरेज कंडीशन है, फिर जिस जगह पे जो लिमिटेड ओपन होने के बाद उसकी जिसकी शेल्फ लाइफ लिमिट होती है, उसके हवाले से भी उन्हें हम पूरी रहनुमाई दे रहे होते हैं। और इसके साथ-साथ उसे क्लीन कैसे करना है, ख़ास तौर पर उसके साथ स्पेसर डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पेसर डिवाइस को कैसे क्लीन करना है, वो सारी उसकी रहनुमाई बिल्कुल दी जा रही होती है। अच्छा, एक सवाल जो है वो मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि एक एडल्ट को तो आप इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे इन्हेलर का, लेकिन ऑब्वियसली अस्थमा तो अब बच्चों के अंदर भी ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चों के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से होता है? जी, इसके लिए हमारे पास ऐसी स्पेशल डिवाइसेस आ चुकी हैं, जिसके आगे एक छोटा-सा मास्क लगा होता है। तो उसमें फिर माँओं को सिर्फ़ ये करना होता है कि बच्चे को काम रखना होता है कि वो एजिटेट ना हो रहा हो, और बच्चे को काम रखते हुए वो ड्रग जो भी इन्हेलर है, उसको स्पेशल डिवाइस के अंदर इंजेक्ट कर दें और उसे आसानी से उसके बहुत ज़ोर से प्रेस करने किए बगैर उसके नाक के साथ बच्चे के लगा दें। बच्चा अपने नॉर्मल अंदाज में जैसे साँस ले रहा है, उसी तरह साँस लेता रहे, तब भी उसे वो दवा मिल जाती है। तो ये इस किस्म की जो स्पेशल डिवाइसेज़ हैं, इसका बहरहाल बहुत फ़ायदा है, और उसकी के हवाले से माँओं को कौंसल करना कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती पकड़ के लगाने की ज़रूरत नहीं। बच्चे को नॉर्मल अंदाज में लगाएँगे तो बिल्कुल बच्चा ताकि आसानी बच्चा से पैनिक भी ना हो। बिल्कुल आसानी से ले लेता है वो। ठीक, ठीक। अच्छा, हमें सदफ ये बताइएगा कि एज़ फार्मासिस्ट इस ख़ास डे के हवाले से वर्ल्ड अस्थमा डे और इन्हेलर का इस्तेमाल और जो अस्थमा से रिलेटेड दूसरी दवाएँ उनके इस्तेमाल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूँगी कि दमा जो है वो एक लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से जिस तरह आपके मौलिज आपको बताते हैं, जिस तरह आपका फार्मासिस्ट आपको गाइड करता है, अगर उसी प्रोटोकॉल के साथ आप उसको फ़ॉलो करेंगे तो आपको ये ट्रीट भी हो जाता है और फर्दर अटैक से भी प्रिवेंट करता है। बट जो ज़्यादातर देखने में आता है कि पेशेंट की थोड़े से सिम्पटम्स बेहतर होते हैं, जिस तरह आपने भी पहले बात की, और वो उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद फिर उसकी जो कंडीशन है और ज़्यादा वर्सन होकर जो है वो सामने आती है, और फिर डॉक्टर्स को भी अपना ट्रीटमेंट पूरा जो प्लान होता है उसको चेंज करना पड़ता है। तो मेरा एक पैगाम सिर्फ़ यही है जो भी सुनने वाले हैं, कि इस बीमारी को अगर प्रॉपर समझ के इन तमाम दवाइयों को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा, आपके फार्मासिस्ट के मशवरे पे आप चला जाएँगे, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइसेस को यूज़ करेंगे, मेडिकेशन स्टोर करेंगे, तो लाज़मी इस बीमारी से बचा भी जा सकेगा और काफ़ी अरसे तक इससे महफूज़ भी रहा जा सकेगा। राइट। अच्छा, फरहान साहब आप भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें एज़ फार्मासिस्ट और ऑडियंस को, और दूसरी ये चीज़ बताइएगा कि जो आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसमें इसी फील्ड में इन्हेलर के अलावा और क्या-क्या लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, और आगे फ्यूचर में भी आपको लगता है कि इससे भी अच्छी चीज़ें जो हैं वो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए आ रही होंगी? जी, बिल्कुल। मैं पहले आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ कि इन्हेलेशन डिवाइसेस, इससे पहले प्रोपेलेंट इन्हेलर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि दवा को एक लिक्विड या गैस के अंदर वो प्रोपेल कर रहे होते हैं और उसे हम इन्हेल कर रहे होते हैं। तो उस में सिर्फ ये है कि वो ज़्यादातर कार्बनाइज्ड गैसेस होती हैं, और वो उनका एक हमारे अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा कार्बन फुटप्रिंट उनका होता है। तो अब जो नई डिवाइसेस या टेक्निक्स आ रही हैं उसमें रोटा कैप्स आ रहे हैं। ऐसे कैप्सूल्स हैं जो रोटा इन्हेलर्स के थ्रू आप उसे इन्हेल कर सकते हैं। वो कैप्सूल के अंदर एक पाउडर होता है जिसको रोटा इन्हेलर के अंदर डालते हैं, रोटा इन्हेलर से वो पंक्चर होता है, और जैसे ही आप साँस खींचते हैं आपको कोई चीज़ प्रोपेल नहीं करनी पड़ती, बल्कि जब आप इन्हेल करते हैं अपने रोटा कैप के थ्रू तो वो दवा सारी की सारी आपके लंग्स की तरफ चली जाती है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई चीज़ प्रोपेल नहीं हो रही थी, कोई ड्रग जो आपकी म्यूकोसा के साथ जाके कोई कोलाइजन नहीं हो रहा होता, और उसका कार्बन फुटप्रिंट नहीं हो रहा होता। तो इससे टेक्नोलॉजी अब ऐसा शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स रोटा कैप्स। तो रोटा कैप्स का इस्तेमाल बहुत बेहतर है इसका इन्हेलर से। जहाँ भी हमें ज़रूरत हो तो हमें रोटा कैप्स की तरफ आना चाहिए। उसके जो जहाँ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन इस वक्त हैं जो इन्हेलर के साथ साथ इस रोटा कैप्स के अंदर भी अवेलेबल हैं।
तो हमारे डॉक्टर्स उसके ऊपर स्विच भी कर रहे हैं और पेशेंट को भी ले रहे हैं। तो जो सोसाइटी के लिए इसमें पैगाम है कि देखिए, जैसे कि अमित सदफ़ ने कहा अभी थोड़ा कि हमें अस्थमा ट्रीटेबल है, अस्थमा से को लेके हमें परेशान नहीं होना। तो हमें एक जो मिथ होती है कि जी इन्हेलर अगर कोई लगा दें तो आप उसके आदी हो जाते हैं, ये आपको लग जाता है। इस मिथ से हमें बाहर निकलना है। इन्हेलर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको लग जाए, इन्हेलर ये एक अच्छी बीमारी चीज़ का है, इलाज बीमारी का इलाज है। तो इसीलिए इसको जिस वक़्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना ये कोई बुरी चीज़ है, ना ये हम इसे इस्तेमाल करते हुए बुरे लगेंगे। ये एक नॉर्मल बीमारी है और उसका इलाज है ये। तो इसलिए इसका इन्हेलर को लाज़मी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि ओरल मेडिकेशन जो कि हम मुँह के ज़रिए लेते हैं और वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वहाँ पहुँच रही थी, उसमें हमें दवा की मिकदार बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। जैसे अगर मैं छोटी-सी एक बात करूँ कि कोई ऐसा स्टेरॉइड अगर दिया जाए, तो अगर हम ओरल रूट के थ्रू दें तो हो सकता है हमें 10 टू 15 मिलीग्राम देना पड़े। लेकिन यही अगर हम इन्हेलेशन रूट के थ्रू देते हैं, तो ये 1 मिलीग्राम का भी बाज़ औक़ात 10वें हिस्से से भी कम इसकी दवा होती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी कम मिकदार के अंदर दवा में उसी से ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट उसका पेशेंट के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए हमें सोसाइटी को भी हर जगह पे यही कहना चाहिए कि इन्हेलर का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई ओरल मेडिकेशन लें। जहाँ भी इन्हेलर पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, ज़रूर हों। अच्छा, मैं सदर मेरे को एंड पर एक ये सवाल आ रहा मेरे ज़हन में आ रहा है कि अक्सर लोग समझते हैं कि अगर मुझे भी एक दूसरे पेशेंट जैसे सिम्टम्स हैं तो मैं खुद से इन्हेलर ले लूँ क्योंकि अवेलेबल हैं, तो वो यूज़ कर लेते हैं। इसमें डॉक्टर का प्रिस्क्राइब करना उसी ख़ास पेशेंट के लिए ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। इसके बारे देखें, में बताइए। ये जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। ये बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं ना, बहुत सारी बीमारियों के एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। जब हमने बात की कि दमा बेसिकली क्या है, ये सोजिश होती है सांस की नालियों की, ठीक है। इसमें जो है आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है और जो है वो एकदम सीटियों जैसी आवाज़ें, स्पेशली रात के वक्त कंडीशन वर्स। तो ये वाली अलामात जो हैं हो सकता है बाकी किसी और बीमारी की भी मिलती जुलती हों, लेकिन क्योंकि इसके जो हर बीमारी का, हर दवा का अपना असर जो होता है उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग होता है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल फार्मासिस्ट भी हम नहीं करते कि पेशेंट अपने ओन पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई मेडिसिन या इन्हेलर या डिवाइस लेना चाहे तो ये रिकमेंडेड नहीं है। पेशेंट की अपनी सेफ्टी और हेल्थ के लिए भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मेडिसिन होती है और वो प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही दी जानी चाहिए, तो हम उसको प्रमोट नहीं कर दें। यहाँ शिफा में भी हमारा अपना जो एक अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू का सिस्टम है, तो ये एज़ अ ओटीसी मेडिसिन कंसिडर नहीं होती। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन्स जो है डिस्पेंस नहीं की जाती है, और पेशेंट को भी यही गाइड किया जाता है कि पहले आप डॉक्टर से चेकअप करवाइए और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही ये मेडिकेशन कंटिन्यू कीजिए। देखिए, अस्थमा एक बेसिकली एक अलामत है कि इसमें आपका साँस सही से नहीं आ पा रहा। इसकी एक से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। हर वजह के लिए एक उसकी अपनी एक दवा होगी। तो कोई खुद से नहीं डिसाइड कर सकता कि उसे किस वजह से वो अस्थमा है। आपका डॉक्टर ही बेहतरीन तशख़ीस कर सकता है कि आपको जो ये अस्थमा है उसकी वजह क्या है। कुछ पोलन की वजह से हो सकता है, कुछ को किसी और वजह से हो सकता है। तो ये सही तशख़ीस और उसके मुताबिक जो दवा का इस्तेमाल है, वही अस्थमा की सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकता है। कोई आदमी खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि जी मेरे चूँकि जानने वाले ने ये वाला यूज़ किया था, तो मैं भी ये यूज़ करूँगा तो मैं ठीक हूँ। उससे बजाय इसके कि फ़ायदा होने के नुकसान होने का जो है इस भी चांसेस हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज टाइम निकालने के लिए और इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए। व्यूअर्स, वर्ल्ड एस्थमा डे के हवाले से सिर्फ यही ज़रूरी नहीं कि एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलर्स वो ज़रूरी है, बल्कि इसके साथ साथ इन इन्हेलर्स का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और सही इस्तेमाल वो भी इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज की इस पॉडकास्ट से आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मज़ीद पता चला होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।